गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का हम लोग का जो क्लास है वो रहेगा टॉप 10 से 100, यानी 10 क्वेश्चन से हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन रहेगा ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसएससी और रेलवे एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और अभी फिलहाल में ही पूछा गया है पीटी के एग्जाम में। क्वेश्चन है कि भारत अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंट रेखा, क्वेश्चन तो यहीं पर एक बार गया कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो ड्यूरंट रेखा है। क्वेश्चन है कि भारत अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंट रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था। ड्यूरंट रेखा का निर्धारण जो है किसके समय हुआ था। ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड डॉफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप इसको जल्द से सॉल्व कीजिए। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा लॉर्ड लैंसडाउन होगा। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही भारत अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंट रेखा का निर्धारण हुआ था। और बात करें लॉर्ड लैंसडाउन का, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में कारखाना अधिनियम, कुछ ज़्यादा कुछ इसके खास में मेन यही है। इसमें क्या हुआ था, 1891 में कारखाना अधिनियम के अनुसार स्त्रियों, महिला लिख देते सबसे अच्छा, महिलाओं को 11 घंटा से अधिक कार्य नहीं करने का प्रावधान लाया गया तथा सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने का प्रावधान। क्वेश्चन डीप है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंट रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड लैंसडाउन। क्वेश्चन हेवी है और इससे एक ही क्वेश्चन बनता है। एक तो ये क्वेश्चन एक पूछता है कि 1891 कारखाना अधिनियम किसके थी में लाया गया था, लॉर्ड लैंसडाउन। और उसमें क्या था प्रावधान, तो प्रावधान ये था कि महिलाओं को 18 घंटा से अधिक कार्य नहीं करने देने का प्रावधान था और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देने की प्रावधान था। बात करें डॉफरिन का, तो डॉफरिन का जो है आप लोग बहुत ही एक चीज मालूम होगा, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया था। और एक चीज और हुआ था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ये आपका हुआ था 1885 टू 1888 तक। तो दो चीजें इसमें पूछता है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885 से 88 में हुआ था। बर्मा का जो वर्तमान नाम है वो है म्यांमार। अभी यहाँ पर जो है सैनिक शासन चल रहा है म्यांमार में, याद रखिएगा। ये भारत का पड़ोसी राज्य है। और बात करें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में क्या हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का महत्वपूर्ण घटना क्या था कि 1912 में
दिल्ली दिल्ली जो है राजधानी बनी। पहले कहाँ थी? पहले थी कलकत्ता। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। क्वेश्चन पूछ देगा जब 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। पूछ देगा ब्रिटेन का राजा कौन था? ब्रिटेन का राजा हम बता देते हैं, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। घोषणा 1911 में की थी और इन्होंने ही बंगाल विभाजन रद्द किया था। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, इस चीज को याद रखिएगा। और 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम क्या आए थे? कलकत्ता आए थे और उन्होंने ही 1911 में इनके थी में अध्यक्ष 11 में घोषणा की गई कि दिल्ली की जो राजधानी है, सॉरी बंगाल की जो राजधानी है वो दिल्ली होगी। और 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई। बात करें चेम्स फोर्ट की, तो चेम्स फोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी में और याद करना है तो इसी में खिलाफत आंदोलन, इसी के शासनकाल में खिलाफत आंदोलन लिया करते हैं। और असहयोग आंदोलन देखिए बता देते हैं। असहयोग आंदोलन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के थीम में चलाया गया था, सपोर्ट में। और ये जो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, मुस्लिम लीग से समझौता, ये सब जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। इस चीज को याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके मतलब शासन में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 और खिलाफत आंदोलन 1920, 1919 भी आता है, तो जो भी रहेगा आप उसको देख लीजिएगा। तो इतनी सारी क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उपसौर कहते हैं, परंतु ये कब होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है और एसएससी का क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आपको हम जो भी बता रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उपसौर कहते हैं, यह कहते हैं, परंतु ये कब होती है? देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं या उपसौर कहते हैं? हमने ये क्वेश्चन में ही डाल दिया है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। 5 सेकंड आपको समय दी जाती है, जल्दी कीजिए। चलिए, तो समय आपका खत्म हो चुका है और इसका जो आंसर होगा 3 जनवरी होगा। क्या होगा? 3 जनवरी होगा।
3 जनवरी को सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास होती है और उसका जो दूरी होता है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, याद रखिएगा किलोमीटर होता है। और सबसे अत्यधिक पास का हो गया, सबसे दूर कब जाती है, सबसे दूर जब जाती है तो ये जो दूर जाती है उसको कहते हैं ऑफशोर कहते हैं। और इसका जो दूरी होता है 15.20 करोड़ किलोमीटर होता है, याद रखिएगा 15.20 करोड़ किलोमीटर होता है। एक चीज याद रखिएगा, ट्रिक बना लीजिए, 3 को आती है और 4 को चली जाती है, 3 को आती है और 4 को जुदा हो जाती है। ऐसे याद कर सकते हैं, 3 को मतलब पास में आती है और 4 को जुदा हो जाती है, जूस हो जाएगा 4 जुलाई और एक 3 जनवरी याद रहेगा। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये आपका भूगोल से है, इसको याद रखिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, परंतु ये कब होती है तो 3 जनवरी को होती है। और अत्यधिक दूर जब जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, ऑफशोर बोलते हैं। और कब होती है, ये जो होती है 4 जुलाई को होती है। दूरी हमने लिख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। चलिए अब दिख रहा फ्रेश। तो ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आपको रेलवे में एनटीपीसी के पीटी के एग्जाम में आया था। देखिए ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है और इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा बिंबिसार होगा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और आपको इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा बता देते हैं। बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और ये जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और ये महात्मा बुद्ध के शासन, मतलब महात्मा बुद्ध जो थे इसी के शासन काल में थे और इन्होंने महात्मा बुद्ध के संरक्षण के लिए कुछ अपने दूत को भी भेजे थे। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बस याद रखिएगा कि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था और महात्मा बुद्ध के समकालीन था। अगला है अजातशत्रु। देखिए इसमें एक चीज सबसे बड़ी बेस्ट चीज ये है कि बिंबिसार को उसके बेटा अजातशत्रु ने मारा और अजातशत्रु को उसके बेटा उदयन ने मारा, यानी बाप को मारो शासन करो, ऐसा सिस्टम पहले चल रहा था। और ये जो अनुयायी था, प्रारंभ में अनुयायी था, इस चीज को याद रखिए, ये क्वेश्चन फंसाता है। अनुयायी, प्रारंभ में जैन धर्म का था। जैन धर्म क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। उदयन से क्वेश्चन आता है, उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना किया था। पाटली ग्राम, जिसको हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना किया था, इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो अनुयायी था उदयन, ये था जैन धर्म का। ये किसका अनुयायी था? जैन धर्म का, याद रखिएगा। जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था? उदयन। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और नागदशक को ही हटाकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। हमने एक पहले वाले वीडियो में बताया था कि हसीन मासुक शम्मा है। इससे आपको जितने भी वंश है मगध साम्राज्य पर जो शासन किए थे उससे सारे वंश का नाम आ जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग क्लियर हो गया। ये आपको एनटीपीसी के पीटी में क्वेश्चन आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ गया है
और ये एमटीएस का क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी है, छोटा है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है वो थोड़ा फंसा कर दिया है। इसमें आप फंस सकते हैं, इसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें मालदीव या वेटिकन सिटी नहीं दिया है। मालदीव किस मालदीव जो है ये देश हो गया, मतलब किस उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश महाद्वीप की बात है। मालदीव अगर बात करें, मालदीव ये आपका एशिया का है, एशिया का है सबसे छोटा देश। वेटिकन सिटी की बात करें, वेटिकन सिटी की बात करें तो ये यूरोप का है। ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया है। अगर ये दोनों ऑप्शन दिया रहता तो आपके पास दो ही ऑप्शन चूज करना पड़ता, लेकिन नहीं दिया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है, बताइए। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा आपको हम बता दें, इसका जो आंसर होगा ये होगा सेंट पीरे। सेंट पीरे जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश, अमेरिका का सबसे छोटा देश क्या है, सेंट पीरे है। और बात करें, आपको पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मेओटा। मेओटा जो है वो अफ्रीका का है, मेओटा जो है वो अफ्रीका का है। और फॉकलैंड द्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका का है, दक्षिणी अमेरिका। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा हेवी हो गया है। दक्षिणी अमेरिका का क्या हो गया, फॉकलैंड। और बचा का एक ऑस्ट्रेलिया, तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, हो सकता है क्यूज में ये क्वेश्चन आए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको सभी द्वीप का क्लियर हो गया। अफ्रीका का छोटा देश मेओटा, दक्षिण अमेरिका का छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का छोटा देश नाउरू, और दक्षिणी अमेरिका का हो गया सेंट पीरे, मालदीव जो हो गया एशिया का हो गया सबसे छोटा देश, और यूरोप का हो गया वेटिकन सिटी। तो एक साथ सभी क्लियर हो गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी एमटीएस में आया, हो सकता है अगले एग्जाम में कुछ और पूछ दे, और छोटा देश का नाम पूछ दे। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हमने दिया है, 6 और 7। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका रेलवे का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 351 तक में किस भाग का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में भागों की जो संख्या है कुल वो है 22 भाग है। क्या है, 22 भाग है। याद रखिएगा कितने हैं, 22 भाग का उल्लेख है। पूछ रहा है कि अनुच्छेद 343 में और 351 तक, मतलब जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक में किस भाग का उल्लेख किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन है राज्य भाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, निर्वाचन। ये आपको बताना है, जल्द बताइए। चलिए, इसका जो आंसर होगा हम आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा राज्य भाषा होगा, राज्य भाषा होगा। और बात करें किस भाग में राज्य भाषा है, तो भाग संख्या हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17। भाग 17 में राज्य भाषा है। और बात करें आपात उपबंध की, तो आपात उपबंध जो है 352 से 360 के बीच में है। राष्ट्रीय आपात 352 से राष्ट्रीय आपात उपबंध का उल्लेख जो है 352 से 360, ये अनुच्छेद की बात हो रही है। याद रखिएगा, अनुच्छेद की बात हो रही है। तो ये कितने, 352 से 360 के बीच में आपात उपबंध है। और ये जो भाग की बात करें, भाग की बात करें, तो ये जो भाग है 18 है। और आपात उपबंध किस देश से लिया गया है, तो आपको हम बता दें, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान, ऑलरेडी इसको हम बता चुके हैं, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और बात करें संविधान संशोधन की, तो ये जो है आपका भाग है, भाग 20 रहेगा और अनुच्छेद 368 रहेगा, अनुच्छेद 368 और भाग रहेगा 20। याद रखिएगा, पूछता है संविधान संशोधन, संविधान के किस भाग में उल्लेख है, भाग के 20 में संविधान संशोधन है। पूछेगा किस अनुच्छेद में, 368 है। इस चीज़ को याद रखिएगा।
अब ये भी पूछ सकता है कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बता रहे हैं कि ये रेलवे के एग्जाम में आया है, तो ये क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है इससे रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए हम पूरे डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। अब बात करें निर्वाचन का, तो निर्वाचन 324 से 329 में आता है। 324 टू 329 में निर्वाचन आता है। और निर्वाचन किस भाग में आता है, तो भाग 15 याद रखिएगा, भाग 15 आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे। दो मेन चीजें हैं जो हमने लिख दिया है, राज्यभाषा 17, आपात उपबंध 352 से 360 रहेगा और भाग रहेगा 18, और ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, भाग रहेगा 20, और ये दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। निर्वाचन संबंधित जो भी है वो 324 टू 329 है और भाग रहेगा 15। इस चीज को याद रखिएगा। नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन ये क्या गया, आपात उपबंध के अंतर्गत ये आता है, याद रखिएगा। आपात उपबंध के अंतर्गत ये आता है राष्ट्रपति शासन। जब बताएंगे तो और डिटेल्स में बताएंगे, अभी ज़्यादा समय लॉस नहीं करते, आगे चलते हैं। तो सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन 300 अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, किस राज्य में रहा। राष्ट्रपति शासन जो है सब सर्वाधिक समय तक किस राज्य में रहा। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, केरल, जम्मू कश्मीर। तो इसको आपको 5 साल का समय दिया जाता है, जल्द से जल्द इसको बनाइए। चलिए इसका जो आंसर होगा आपको हम बता दें, जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और बता दें आपको कब से कब तक लागू हुआ था, ये भी चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो ये आपको लागू हुआ था 1990 से 1990 टू 1996 तक लगा था राष्ट्रपति शासन। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो बात करें भारत में तो पंजाब 1951 में लगा था। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो 1951 में। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का अगर अपना तैयारी हो रहा है, तो बिहार की बात करें प्रथम बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बिहार में प्रथम बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वही बात करें अगर केरल का, तो केरल में जो लगा था 1959 ईस्वी में लगा था। एक चीज 1959 ईस्वी से याद आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था, ये आपका 1902 अक्टूबर याद रखिएगा, 2 OCT 1959 में लागू हुआ था। कहाँ, राजस्थान के नागौर जिला। और किसके उस तब पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के थी पर लगा था, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी। 1962 ईस्वी तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू जी थे, 16 साल कुछ महीना रहे थे। तो देखिए अगर केरल की बात करें तो केरल 1959 में उसी के समय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुशंसा पर। अब बात करते देखिए पंजाब में 1951 सबसे पहले, प्रथम भारत में अगर सबसे पहले 1951 में पंजाब। बिहार की बात करें प्रथम बार 1968, केरल में सबसे पहले 1959, और सर्वाधिक समय तक बात करें तो जम्मू कश्मीर आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा था, एसएससी एलडीसी में पूछा था, एलडीसी का क्वेश्चन है ये। हम इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहे हैं, अगर आप एसएससी का एग्जाम देंगे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन निकाला है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। डेट आपको पास दिया हुआ है 2014, 2015, 2016, 2017। डेट बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि मोदी जी ने इतना ना योजना बना दिया है, इतना ना योजना बना दिए, घोषणा कर दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, और जब पढ़िएगा तो आपको मतलब दिमाग नर्वस हो जाएगा, इतनी सारी योजना निकाल दी हैं।
तो आपको बताना है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये आपका एनटीपीसी का पीटी का क्वेश्चन है और आपको बताना है। तो जल्दी से 5 सेकंड का समय देते हैं, जल्द बताइए। चलिए, इसका आंसर जो होगा आपको हम बता दें कि 2014 होगा, जब प्रधानमंत्री बने थे उसी समय सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किए थे। बात करें डिजिटल 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 का भी शुरुआत इन्हीं के समय में हुआ था। डिजिटल की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुआ था। बात करें जनधन खाता के शुरुआत, जनधन योजना की बात करें तो 2014 में ही जनधन योजना हुआ था। बात करें स्वच्छ भारत योजना की अगर बात करें तो 2014 में ही हुआ था। स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत भी 2014 में हुआ था। बात करें आदर्श ग्राम, जो संसद लोग लिया था, भले उसका विकास नहीं हुआ, आदर्श ग्राम की बात करें 2014 में ही हुआ था। उसके बाद बात करें श्रमेव जयते योजना, ये एक योजना थी, अभी हमको याद नहीं आ रहा किसके लिए हुआ था। श्रमेव जयते, उसके बाद आ गया ग्रामीण जीवन प्रमाण पेंशन योजना, मिशन इंद्रधनुष, याद रखिए मिशन इंद्रधनुष पूछ सकता है। मिशन इंद्रधनुष जो योजना है ये किसके लिए चलाया गया था? तो टीकाकरण के लिए, याद रखिएगा टीकाकरण। इतनी योजना जो है 2014 में चलाया गया था। और भी योजना है, हमने लिखा नहीं है, जो हमको याद तो हमने लिख दिया है, जो मेन है। उसी प्रकार बात करें 15 का तो नीति आयोग नीति आयोग की अगर स्थापना जो हुआ था 2015 में हुआ था। नीति आयोग। उसी प्रकार अगर बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजना है। इनका मेन योजना आपको हम बता दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद हाँ एक और योजना था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना था। उसके बाद क्या था अटल पेंशन योजना के बाद और क्या था और था आपको हम बता देते हैं डिजिटल इंडिया। देखिए डिजिटल कार्यक्रम है ये, चलिए इसको हम कार्यक्रम कर देते हैं, कार्यक्रम, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए हम इसको लिख दिया। डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने पहले डिजिटल कार्यक्रम का शुरुआत किया, फिर बोले दूसरा झूठ कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये 2015 में बोले थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगर बात करें 2016 का था स्टार्टअप इंडिया, इनकी घोषणा बहुत है, जो मेन हम लिखवा देते हैं स्टार्टअप इंडिया। 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुआ था। उसके बाद हुआ था चलिए इसमें एक ही रखते हैं, ज़्यादा अति हो जाएगा। 17 की बात करें तो 17 में काट योजना ले लेते हैं, 17 में काट योजना ले सकते हैं। गरीबी भारत छोड़ो अभियान, गरीबी भारत छोड़ो अभियान 2017 में लाए थे गरीबी भारत छोड़ो अभियान, और लाए थे
स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत, स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत, ये लाए थे 2017 में, स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत। और बस इतने ही रहने देते हैं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। इतना याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन 2014-2015 से आता है, याद रखिएगा। जनधन योजना जो आया था 2014 में आया था। स्वच्छ भारत अभियान कब आया था? 2014 में आया था। आदर्श ग्राम जो आया था 2014 में आया था। इंद्रधनुष योजना 2014 में आया था। किससे संबंधित है? टीकाकरण से, याद रखिएगा। 2015 से क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफी ये प्रचलित शब्द है, ये 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको स्किल बोलते हैं, ये 2015 में। अटल पेंशन योजना की बात करें 2015 में। कभी कभी फंसाने के लिए डिजिटल इंडिया की बात करता है तो 2015, और डिजिटल कार्यक्रम की बात करेगा तो 2014। स्टार्टअप इंडिया की 2016, गरीबी भारत छोड़ो अभियान 2017, और स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत की बात करें 2017। तो इतनी सारी याद रखिएगा। योजना तो मोदी जी का बहुत है, और योजना आपको देखना है तो आप रिसेंट में देख लीजिएगा, बाकी जो मैंने हमने बता दिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, होमवर्क रहेगा। और 2 क्वेश्चन जो रहेगा इसी से रहेगा जो अभी हम वीडियो बताए हैं। चलिए, तो 5 क्वेश्चन आपके लिए है, अभी जो हम वीडियो बताए तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 5, इसको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया था? कौन थे राजा थे जो पाटलिग्राम की स्थापना किया था, जिसको हम लोग पाटलिग्राम को पटना के नाम से जानते हैं, और ये हर्यक वंश से संबंधित है। और आपातमल किस देश से लिया गया है ये आपको बताना है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपातमल किस देश से लिया गया है ये आपको बताना है। और बात करें अनुच्छेद का, तो ये अनुच्छेद जो है इसका 352 से 360 एक आपातमल राष्ट्रपति शासन बता चुके हैं। और भाग की बात करें तो 18वें भाग में ये आपातमल आता है। मोटा किस महादेश का छोटा देश है ये आपको बताना है। मोटा जो है किस महादेश का छोटा देश है ये आपको बताना है। इसका जो है महादेश आपको मालूम होगा, 7 महादेश है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था, बता देते हैं, राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, और ये जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलवाया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन है, इसको आपको जवाब देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग जल्द से बना लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।